बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ आलमी ख़बरें भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले उससे मैं आपको ये बताऊँ कि आलमी मीडिया इमरान ख़ान साहब की जो तहरीक-ए-दम एतमाद उनके ख़िलाफ़ आई है, इस मामले को कैसे रिपोर्ट कर रहा है। दुनिया के हर खित्ते का मीडिया अपने तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और मगरब का मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है जैसे एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अपोजिशन ने बड़ा तगड़ा हाथ मारा है इमरान खान साहब पे और वो बिल्कुल एज पर आकर खड़े हैं और किसी वक्त भी उनकी हुकूमत गिर सकती है। यानी आलमी मीडिया ये तासुर दे रहा है, जिसमें आप अमेरिकन मीडिया और यूरोपीय मीडिया कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के बचने के इम्कानात कम है। इंडियन मीडिया हैरत अंगेज़ तौर पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूदा है और इंडियन मीडिया जो इसके अंदर साथ दे रहा है वो अपोजिशन का दे रहा है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी मेरे पास यहाँ पे खबरें मौजूद हैं इंडियन मीडिया के हवाले से। एनडीटीवी इसको कैसे लिखता है? एनडीटीवी लिखता है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फेसिंग नो कॉन्फिडेंस वोट टर्न्स टू इंसल्ट थ्रेट्स। ये रिपोर्ट है जो इंडियन मीडिया ने एनडीटीवी ने लिखा है कि इमरान खान साहब क्योंकि नो कॉन्फिडेंस को फेस कर रहे हैं और बेइज्जती शुरू कर दी है, धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इमरान खान इन हिज एड्रेस आल्सो थ्रेटन्ड दैट अ सी ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वर्कर्स वुड स्टॉर्म इस्लामाबाद अ डे बिफोर वोटिंग ऑन द नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन टेबल्ड बाय द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली अगेंस्ट हिम। ये भी धमकी दी है कि मैं आवाम का एक समंदर लेकर आ जाऊंगा इस्लामाबाद में और वो इस्लामाबाद से आकर टकरा जाएगा एक दिन पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। और अपोजिशन ने उनके खिलाफ जो तहरीक-ए-दम एतमाद पेश की उसके हवाले से। और फिर जगह जगह आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और जो कुछ भी वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ के बारे में, वो सारा भी ये रिपोर्ट कर रहा है मीडिया और नेगेटिव तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। यानी इमरान खान साहब को एक विलन के तौर पे इंडियन मीडिया दिखा रहा है। अगर आप डिटेल में जाके इन खबरों को पढ़ें, मेरे ख्याल में हम इतनी डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक रिपोर्ट कर रहा है कि किसको डीजल कह रहे हैं, किसको डाकू कह रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों में कभी भी फॉरेन मीडिया पढ़ता नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा वही सारी चीज़ें कह रहा है जो पाकिस्तान की अपोजिशन कह रही है और उनकी ज़ुबान बोल रहा है। जितने इल्ज़ामात अपोजिशन ने लगाए हैं उन सबको बार बार दोहरा रहा है। मिसाल के तौर पे टाइम्स ऑफ इंडिया अपोजिशन का एक मौक़िफ़ देते हैं, यानी यहाँ पे ये बताया कि इमरान खान ने कहा कि मैं तो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दूंगा। यहाँ इस तरीके से पोर्ट्रे किया इंडियन मीडिया ने इमरान खान के स्टेटमेंट को। अब अपोजिशन का यही स्टेटमेंट कैसे है? पाकिस्तान अपोजिशन टू हिट स्ट्रीट्स इफ नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट इमरान खान फेल्स। वो कहते हैं अपोजिशन जो है वो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेगी, सड़कों पे आ जाएगी अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद नाकाम हो जाती है तो। अब मामला ये है कि वो हर हाल में पाकिस्तान में जलती पर तेल छिड़क रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इन हालात में जब ओआईसी का पाकिस्तान में एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें पहली मरतबा चाइना के नुमाइंदगी होने जा रही है, और इस नुमाइंदगी को रोकने के लिए और दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है इंडिया। और फिर वो तमाम चीज़ें जो अपोजिशन चाहती है कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करे, और ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट कर रहा है इंडियन मीडिया। इससे पहले वो रेहाम खान को और उसकी स्टोरीज़ को भी बहुत उठाते रहे हैं और बार बार उठाते रहे हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इमरान खान साहब इंडियन मीडिया के पसंदीदा नहीं हैं। हालांकि इंडिया में इमरान खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया में इमरान खान साहब की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन इसके बावजूद इंडियन मीडिया मियां नवाज शरीफ साहब को हमेशा इमरान खान से बेहतर समझता है। और इंडियन मीडिया अपोजिशन की किसी भी पार्टी को, इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इमरान खान साहब से बेहतर समझता है। तो ये एक प्रोपेगेंडा वॉर है जिसके अंदर हर मुल्क, हर मीडिया अपना हिस्सा डाल रहा है। मिसाल के तौर पे जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो ये लिखते हैं कि इमरान खान ऑन द एज, कि इमरान खान बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, और एक बड़ी ही इमरान खान साहब की डिप्रेसिंग और मायूसी वाली तस्वीर वो लगाते हैं और लिखते हैं अपोजिशन मूव्स नो कॉन्फिडेंस मोशन, इमरान खान ऑन द एज। और ये इमरान खान साहब का जाना ठहर गया और इस किस्म के जो है वो प्रेडिक्शंस ये अपनी खबरों के अंदर लिखते हैं। फिर ये तहरीक-ए-दम एतमाद के पेपर जो हैं वो भी बाकायदा शाया करते हैं। मेरे ख्याल में इंडियन खबरों के ऊपर पाकिस्तान कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता जिस लेवल का इंटरेस्ट इंडिया शो कर रहा है, और ये इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ खबरों के हवाले से है। फिर द प्रिंट क्या लिखता है? द प्रिंट ने लिखा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट्स
लेटेस्ट चूरन, एवरीथिंग इज अमेरिकाज फॉल्ट, इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि अमेरिका या उसके इत्तेहादी इसके पीछे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि पाकिस्तान चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के सिर्फ ताल्लुकात अमेरिका के साथ हों और वो उनके मुताबिक चले। ये तो बात हम पहले दिन से कर रहे हैं और ये है भी। अब इमरान खान साहब के पास इस बारे में सबूत भी हैं और इस हवाले से उन्होंने बात तो नहीं मानी वेस्ट की, लेकिन वो आने वाले दिनों में बड़ा तगड़ा जवाब देने का इरादा रखते हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इमरान खान साहब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जवाब देने का इरादा रखते हैं। इससे पहले उन्होंने यूरोपीय यूनियन को भी जवाब दिया था, पब्लिकली भी दिया था, ऑफिशियली भी दिया था। अब वो अमेरिका को जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आज के बाद, जब तक इमरान खान साहब पाकिस्तान में हुक्मरान हैं, बैरूनी मुदाखलत उस तरह ना हो जैसे कि माजी में होती रही है। जो आदतें गंदी उनको पड़ गई हैं वो आदतें उनकी ख़त्म हों। अब ये द प्रिंट जो है वो ये कह रहा है कि ये एक चूरन है जो पाकिस्तानी बेच रहे हैं, और यही बात आपकी अपोजिशन भी कह रही है। यानी जो बात आपकी अपोजिशन कहती है वही बात इंडियन मीडिया कहता है। आप गौर करें। एक और ANI न्यूज़, ये उनकी न्यूज़ एजेंसी है, वो क्या लिखते हैं? अहमद लूमिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन क्रैक्स सरफेस विद इन पाकिस्तान रूलिंग कोलिशन। पाकिस्तान की जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर क्रैक्स पड़ गए हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं, और दरारें उस वक्त सामने आई हैं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई है। अब ये वो चीज़ है जो रिपोर्ट कर रहा है हुकूमत मुखालिफ मीडिया पाकिस्तान में। ये वो चीज़ है जो रिपोर्ट करने के लिए उकसा रहे हैं अपोजिशन वाले। इमरान खान साहब कह रहे हैं या हुकूमती पार्टी कह रही है कि हमारे दरमियान कोई दरारें नहीं हैं, मेरे साथ मेरे इत्तेहादी खड़े हैं। इत्तेहादी खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडियन मीडिया ये दरारें रिपोर्ट कर रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है अपोजिशन के बयानिए को पाकिस्तान में। आप सिर्फ इतना गौर कर लें कि अगर इंडियन मीडिया पाकिस्तान में एक तबके को सपोर्ट करता है और एक तबके को नहीं करता, तो पाकिस्तान के लिए कौन सा तबका बेहतर है? इंडियन मीडिया पाकिस्तान के लिए एक नुक्ता नज़र को पसंद करता है और एक नुक्ता नज़र को पसंद नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान के लिए कौन सा बेहतर है? इंडिया पाकिस्तान का भला कभी नहीं चाहेगा। ब्लाइंडली आप उस बात को रिजेक्ट करें जो इंडिया पाकिस्तान के लिए कह रहा है। मेरा तो सिंपल एक फार्मूला है और ये बहुत पुराना है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान के साथ बुग़्ज़ में रहता है और हमेशा पाकिस्तान को दबाना चाहता है, और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की आज़ादी, ये उनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। तो वो एक अफरा तफरी की कैफियत हमेशा पैदा करना चाहते हैं और उनकी खबरें इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं। तुर्की मीडिया ने इसको बहुत न्यूट्रली रिपोर्ट किया है, लेकिन रशियन मीडिया ने इसको इमरान खान साहब के कुछ हद तक हक में रिपोर्ट किया है। चाइनीज़ लोकल मीडिया ने इसको रिपोर्ट ही नहीं किया, मुझे कोई ऐसी खबरें नहीं मिली। लेकिन उनके जो कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ छोटे मोटे हमारे राब्ते रहते हैं, उनकी हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है और इस किस्म की जो अदम इस्तेहकाम वाली सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाले मंसूबों के ऊपर भी असरअंदाज होती है। लिहाजा वो नहीं चाहेंगे कि इस किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हो, और इमरान खान के साथ उनका एक ताल्लुक बना है और इमरान खान ने वो स्टैंड लिया है जो माजी के हुक्मरान अमेरिका या मगरबी ममालिक के खिलाफ नहीं ले पाए थे। अब आ जाएँ कुछ बैनुल अक़वामी मज़ीद खबरों की जानिब। नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त झड़प हुई तो तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी, ये जो बाइडन ने वार्न किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 12,000 फौजियों को रूस से मुंसलिक जो सरहदें हैं लटोया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया, यहाँ पर भेज दिया है। और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अंदर कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि तीसरी आलमी जंग ना लगे। G7 ममालिक ने रूस के लिए पसंदीदा मुल्क का दर्जा ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को अपने हथियार देते रहेंगे, उनकी मदद करते रहेंगे। जबकि रूस ने एक और बात की है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में जो मगरबी हथियारों की सप्लाई हो रही है उसको हम निशाना बना सकते हैं, और ये अगर निशाना बनाता है रूस तो फिर ये नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम हो जाएगा। इसी मामले के ऊपर जो बाइडन ने धमकी दी है कि अगर ये तसादुम होता है तो फिर तीसरी आलमी जंग लग सकती है। अब ये AFP ने इस खबर को जारी किया है, ये फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी है। उनके मुताबिक रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन में हथियार भेजना ना सिर्फ एक ख़तरनाक चाल है बल्कि इसकी वजह से रूसी फ़ौज निशाना बन सकती है। लिहाजा हम उन हथियारों को
और उनकी सप्लाई करने वालों को या उनकी सप्लाई को हम निशाना बना सकते हैं और इस मामले को हम बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। पुतिन को एक बहुत बड़ी मदद मिल गई है इस लड़ाई के लिए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो इस मदद को हासिल करेंगे। मशरिक़ वस्ता में रूस के बहुत सारे इत्तेहादी जंगजू मौजूद हैं, यानी मशरिक़ वस्ता से वो उनको लेकर आएंगे और लाकर उनको लड़ाएंगे यूक्रेन में। रॉयटर्स ने ये खबर दी है और उनके मुताबिक रूसी सलामती कौंसिल के इजलास में रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में 16,000 रज़ाकार मशरिकी यूक्रेन से अलहदा होने वाले इलाके डोंबास में रूसी हमायत याफ्ता अफवाज के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के खिलाफ। रूसी सदर पुतिन ने इस बारे में कहा कि अगर आप उन्हें देखें जो अपनी मर्जी से बगैर किसी लालच के डोंबास के शहरियों की मदद के लिए तैयार हैं, तो हमें भी उन्हें वो कुछ देना चाहिए जो वो चाहते हैं और मुतनाज़े इलाकों तक पहुंचने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। ये जो मशरिक़ वस्ता के फाइटर्स हैं ये बहुत ट्रेंड फाइटर्स हैं, ये आलमी क़ुव्वतों के साथ लड़ चुके हैं और बहुत ताकतवर हैं। इनमें रूस के हमायती बहुत बड़ी तादाद में है। अगर इन 16,000 हमायतियों को रूस वहाँ से लेकर आ जाता है तो वो इसको एक ऐसी लड़ाई बना देगा यूक्रेन के अंदर कि जिसका इख्तिताम यूक्रेन के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। इन शहरियों को वो रूस में नहीं लेकर जा रहे, इनको डोंबास में लेकर जा रहे हैं और ये वहाँ पे जो मकामी शहरी हैं जो रूसी हमायत याफ्ता अफवाज हैं उनके साथ वो मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे और ये एक बड़ी खौफनाक सूरत बन सकती है यूक्रेन के लिए। अमेरिका ने कहा कि रूस यूक्रेन के ऊपर कीमियाई हथियारों से हमला कर सकता है, जबकि रूस ने इसके ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने कीमियाई लेबॉर्ट्रियां बनाई हुई हैं यूक्रेन के अंदर। यानी अब ये दोनों ने इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा दिया है, लेकिन कीमियाई हथियार अगर इस्तेमाल हुए तो वो तो यूक्रेन के शहरियों के खिलाफ होंगे या यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल होंगे या यूक्रेन की फौज के खिलाफ इस्तेमाल होंगे और इन हथियारों के इस्तेमाल के ऊपर कतई तौर पर आलमी सतह पर पाबंदी है। यानी अब रूस ये कह रहा है कि वहाँ पे अमेरिका ने लेबॉर्ट्रियाँ बनाई हुई हैं कीमियाई और वो वहाँ पे अगर कोई एक्सप्लोजन करते हैं तो इल्ज़ाम रूस के ऊपर लगा सकते हैं। उधर अमेरिका कर रहा है कि रूस जो है वो कीमियाई हथियारों के साथ यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी ये हमला कर सकता है। अमेरिका करके रशिया पे एलिगेशन लगा सकता है, रशिया करके अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा सकता है कि इन्होंने लेबॉर्ट्रियां बनाई थी, वहां पे ये एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन जो भी है ये बहुत खतरनाक है और कीमियाई हथियार आलमी सतह पर इनका इस्तेमाल मना है, इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसी दौरान में अमेरिका ने, जो अमेरिका के खुफिया इदारे हैं, उन्होंने एक वार्निंग जारी की है कि यूक्रेन के लिए आने वाले दिन इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ के शहरियों के लिए और हुकूमत के लिए, क्योंकि सदर पुतिन ज़्यादा और भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं। उधर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर है, उन्होंने एक दिन में 81 मुजरिमों के सर कलम कर दिए हैं, 81, और ये बहुत बड़ा वाक़या है, ये छोटा वाक़या नहीं है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ दाइश और अलकायदा के लिए काम करने वाले कारकुनान, कत्ल और इस्मत दरी जैसे जराइम में मुलव्वस 81 मुजरिमों के सर कलम करने का ऐलान किया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक जिन अफराद के सर कलम किए गए हैं इनमें सऊदी शहरी हैं और गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर यमनी लोग हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनसे सऊदी अरब को लगता है कि वो यहाँ पे जासूसी कर रहे थे या सऊदी अरब के अंदर कोई ख़तरात पैदा कर रहे थे। हौसी, क्योंकि हौसी बागियों के साथ यमन में एक लड़ाई चल रही है सऊदी अरब की, और हौसियों को जो सपोर्ट है वो ईरान की है और दीगर कुछ और एलिमेंट्स है उनकी है। इधर सऊदी अरब ने अपनी एक कोलिशन बनाई हुई है और वो हौसियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो यमनी है जो मौजूद थे सऊदी अरब के अंदर, उनको डिस्करेज करता है सऊदी अरब। अब यहाँ कोई रिव्यू तो होना नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह का तो है नहीं जहाँ पे अपीलें जाएँ और चीज़ें पता चलें, या कोई लोग सऊदी अरब में अपील कर सके या इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सके। सऊदी अरब में जो है वो बादशाहत है और वो अपने तरीके से काम करते हैं, जो उनको ठीक लगता है। जो भी चीज़ उनको अपने लिए ख़तरनाक लगती है वो सरकलम कर देते हैं, वो उसको जड़ से उखाड़ देते हैं और वो इसके ऊपर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देते। अब चाहे उन्होंने ठीक किया या गलत किया ये एक अलग सवाल है, लेकिन उन्होंने कर डाला, ये एक बड़ी खबर है। इनमें ज़्यादातर यमनी हैं और उन्हें इबादत गाहों और सरकारी इदारों को निशाना बनाने, सिक्योरिटी अफसरों के कत्ल, बारूदी सुरंगें नस्ब करने, अगवा करने, तशद्दुद करने, इस्मत दरी करने और मुसल्लह डकैतियों जैसे जराइम में सजाए मौत सुनाई गई थी।
सऊदी अरब में सजाए मौत के मुजरिमों के सर कलम कर दिए जाते हैं। इन मुजरिमों ने मुल्क को गैर मुस्तहकम करने, तनाज़ात और इंतशार फैलाने के साथ साथ दहशतगर्द तंजीमों दाइश और अलकायदा और ईरान के हमायत याफ्ता यमन के हौसी ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की स्कीमों पर अमल दरामद के मकसद से मुमलिकत में हथियारों को स्मगल किया था। यानी जो हथियार लेकर आया, जिसके पास कोई हथियार मिला, उसका भी सर कलम कर दिया और मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था। वजारत खारजा ने कहा कि मुजरिमों को मुतल्लिका अदालत में मुकदमा चलाने के बाद सज़ा सुनाई गई है। अब यह है वो सख्त तरीन सज़ा जो सऊदी अरब ने दी है अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को। तो वो बादशाहत है, वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। बाकी मुल्कों में इस तरह से मुमकिन नहीं है, लेकिन एक दिन में 81 यानी 81 अफराद के सर कलम कर देना, उनको सजाए मौत दे देना, वाकई एक बड़ी और हिला देने वाली खबर है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।